बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल है और दिन है मंगल का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काफ़ी अपडेट्स हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन शुरू में ही एक ट्वीट किया है शहजाद अकबर साहब ने जिसमें दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में सिंध से आने वाले जो एक जज हैं उनके चैम्बर से कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो बरामद हुई है और जिसके बाद बड़ी हलचल है। तो ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब ने खबर दी है, मैं भी इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ पता चल सके कि क्या तफसीलात हैं। लेकिन ये आपको बता दूँ कि जो सिंध से दो जज आए हैं उनमें एक जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब हैं और एक जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं। जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के। अच्छा, उनका तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये ख़बर दुरुस्त है कि कोई डिवाइस मिली है तो फिर वो शफ़ी सिद्दीकी साहब के चैम्बर में मुझे नहीं लगता कि उनके चैम्बर में होगी। और उसकी रीज़न ये है कि जो शफ़ी सिद्दीकी साहब हैं वो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं जिन्होंने जब सरकार ने हुकूमत ने फ़ैसला किया, नून लीग ने और जरदारी ने ये फ़ैसला किया, नवाज शरीफ जरदारी और इस पूरे निज़ाम ने कि हमने 3 जज लाने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो, जस्टिस आसिफ। तो जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी वो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं जिन्होंने फ़ौरी तौर पर उन्होंने मंजूरी दी जस्टिस खादिम सोमरो की और उन्होंने कहा जी जो सरकार चाहती है तो कोई मसला नहीं है, तो उन्होंने फ़ौरन साइन कर दिए। मैंने आपको याद होगा एक व्लॉग किया था जब ये 6 जज आए थे, ये 6 जज आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनमें से अगर मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते और उनको सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने पड़ते तो 3-4 जज ऐसे थे इनमें से जो मंसूर अली शाह साहब भी लेकर आते। ऐसा नहीं है कि वो विदाउट मेरिट आए हैं। और वो कौन कौन से हैं जो अगर मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस होते तो वो उनको लाते। उसमें एक तो हैं, अब शुरू ये बात कर लेते हैं ना कि कौन कौन से 6 जजेस जो हैं वो याही अफरीदी साहब लाए और हुकूमत लाई। उसमें जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब हैं। अच्छा, ये चीफ जस्टिस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के और ये आज 9 मई के केस सुनने वाले बेंच का भी हिस्सा थे और इनके बड़े सख्त जो है वो रिमार्क्स आए। अच्छा, मेरिट पे भी इन्होंने आना था, लेकिन मसला ये है कि जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात होती है तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में की जब बात होती है तो उसमें मसला ये हो जाता है कि हमारा और पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान के हवाले से तजर्बा जो है वो बहुत खौफनाक और दर्दनाक और अजियतनाक रहा है पाकिस्तान के हवाले से। मसलन कौन कौन से जज इधर आए बलूचिस्तान से, काजी फाइजी साहब, चले उससे पहले इफ्तिखार चौधरी को छोड़ भी दें, वैसे तो उन्होंने भी जो कुछ किया है वो आपके सामने है। लेकिन अभी आप देखें कि जो पाकिस्तान के साथ काजी फाइजी साहब कर गया है इसका कई दहाइयों तक पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करता रहेगा। जिस तरह से उसने 8 फरवरी के इलेक्शन करवाए, जिस तरह से उसने बल्ले का निशान छीना, जो कुछ उसने मुल्क के अंदर बर्बरियत करवाई, दरिंदगी करवाई, तो कई दहाइयों तक पाकिस्तान उस चीज़ से नहीं निकल सकेगा जो काजी फाइज जैसा मकरूह, घटिया, नीच, गलीज, गंदा किरदार जो इस मुल्क के साथ कर गया है। और आज वो घटिया इंसान अपनी शक्ल बदल के और कहीं बिल में छुपा हुआ है, सामने नहीं आता, तो मुंह दिखाने का नहीं रहा, पूरी दुनिया में आप कहीं नज़र नहीं आता, पाकिस्तान में वो कहीं नज़र नहीं आता। और पता चला कि एक जनाजे में गया तो वहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि आप छाँव में आके खड़े रहें, धूप में अकेला मुंह उठा के खड़ा हुआ था। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इन किरदारों के साथ बहुत कुछ होगा। अल्लाह करे पाकिस्तान में कभी कानून की हुक्मरानी आई, जब कभी इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी आई तो सबसे पहले जिस शख्स को हथकड़ी लगा के और जो है वो अंदर डालना पड़ेगा और चाहिए वो काजी फाइज ईसा होगा। तो हमारा तजर्बा बलूचिस्तान के हवाले से काजी फाइज ईसा, उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब आए। जमाल खान मंदोखेल साहब के डिसीजंस आपके सामने हैं। उसके बाद मोहतरम नईम अख्तर अफगान साहब आए आपके सामने, उन्होंने काजी फाइज ईसा के साथ मिल के जिस तरह के फैसले किए। मंदोखेल साहब के रिमार्क्स बहुत शानदार होते हैं और फैसले तो कमाल ही होते हैं, वो फैसले तो आप जानते ही हैं। तो अब काजी फाइज ईसा, जमाल खान मंदोखेल साहब, नईम अख्तर अफगान साहब के बाद क्योंकि हाशिम काकड़ साहब आए तो मतलब इनके बारे में क्योंकि एक परसेप्शन थी कि ये काजी फाइज साहब के ग्रुप के हैं या उनके दोस्त हैं, तो इसलिए इनके हवाले से बड़ी नेगेटिविटी जो है वो पाई जाती थी और पाई जाती है। गो कि आज उन्होंने परसेप्शन की हद तक आज उन्होंने जिस तरह के उनके बेंच ने जिस तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हैं 9 मई के केसेस के ऊपर, सनम जावेद और शेख रशीद केस में, तो उसके बाद बहरहाल इनके हवाले से परसेप्शन पॉजिटिव बनना शुरू हुई है। लेकिन अभी आप कुछ नहीं कह सकते, अभी आगाज़ है, कोई पता नहीं चलता कि आगे चीज़ें किस तरह हों। लेकिन आज कम अज़ कम उनके हवाले से परसेप्शन बेहतर हुई है, होना शुरू हुई है। फिर उसके बाद जस्टिस दूसरे नंबर पर जो जज आए वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब आए। उनके हवाले से मैं बात कर चुका हूँ कि ये सिंध से आए हैं, लेकिन सरकार को जो इन्होंने सरकार को फेवर किया, अगर ये साइन ना करते तो जस्टिस खादिम सोमरो इस्लामाबाद कोर्ट में नहीं आ सकते थे। और वो क्यों आए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जज आए सलाहुद्दीन पंवर साहब। असल जो सिंध से जो जज
इस निज़ाम के लिए बड़े ख़तरनाक हैं वो सलाउद्दीन पंवर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के सिंध हाई कोर्ट में अपने हलफ के मुताबिक आज़ादाना फैसले दिए वो बहुत ही शानदार हैं। अब आगे वो क्या करते हैं अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। जहाँ पे वो अच्छे फैसले करेंगे हम उनकी की तारीफ़ करेंगे, जहाँ पे नज़र आएगा कि उन्होंने इस निज़ाम से सौदेबाजी कर लिया तो वहाँ पे हम तनकीद करेंगे। लेकिन सलाउद्दीन पंवर साहब की मैंने उस दिन भी बहुत तारीफ़ की थी जब ये आए थे और मेरिट पे भी इन्होंने आना था सलाउद्दीन पंवर साहब ने, और ये उस बेंच में भी हैं जो जजेस की सीनियरिटी का केस सुन रहे हैं जजेस। और ये सलाउद्दीन पंवर साहब वो जज हैं जिन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं जो इनके खिलाफ एक सिंडिकेट ने फैसला दिया था, एक यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने कि इनकी डिग्री मंसूख कर दी थी, तो उस फैसले पे स्टे जो किया था वो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने किया था। तो बड़े दबंग जज हैं, बड़े ज़बरदस्त इन्होंने फैसले किए हैं। तो सिंध से 2 जज आए हैं, एक शफी सिद्दीकी साहब आए हैं, एक सलाउद्दीन पंवर साहब आए हैं। अगर शहजाद अकबर साहब की बात दुरुस्त है तो फिर वो शफी सिद्दीकी साहब तो नहीं होंगे, फिर वो सलाउद्दीन पंवर साहब होंगे। अच्छा, जो बाकी 3 और जज आए सुप्रीम कोर्ट में वो चौथे नंबर पे आमिर फारूक साहब आए, लेकिन आमिर फारूक साहब तो आपको पता ही है क्यों आए हैं। इश्ताक इब्राहिम साहब मेरिट पे इन्होंने नहीं आना था अगर मंसूर शाह साहब भी चीफ जस्टिस होते। और उसके बाद फिर अली बाकर नजफी साहब आए हैं। अली बाकर नजफी साहब अगर मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो ये कभी ना आ सकते। और पीटीआई ने भी माशाल्लाह इनको वोट दिया है, क्योंकि बताया जाता है कि इनके बेटे जो हैं वो अली जफ़र साहब की लीगल फर्म में हैं, तो इसलिए अली जफ़र साहब ने, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब से पूछ के पीटीआई ने इनको वोट दिया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि एक तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तो वो क्या कर सकते हैं। मैं आपको कैटेगोरिकल बता दूं, कोई होप्स रखने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी रीज़न है, इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते, वो कर नहीं सकते। वजह क्या है, एक तो यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो चाइना जाने से पहले और इनके कायम मकाम चीफ जस्टिस बनने से पहले वो तमाम बेंचेस तश्कील देकर गए हैं। और वो बेंचेस कैसे तश्कील देकर गए हैं कि एक उसमें आज़ाद जज है, तो 2 याहिया अफरीदी साहब और इस निज़ाम से हमदर्दी रखने वाले जज हैं। एक तो बेंचों की तश्कील वो करके गए हैं, दूसरा वो क्या करके गए हैं, याहिया अफरीदी साहब वो ये करके गए हैं कि तमाम केसेस वो लगा कर गए हैं कि किसके पास, खासतौर पे 9 मई के केसेस वो सब मार करके गए हैं, और 9 मई के 95% केसेस के खुद फैसले करके गए हुए हैं। और जिस तरह के उन्होंने वो शानदार फैसला किया है वो मैं उस पर तफसीली वीडियो कर चुका हूँ, कोई उन्होंने सवाल नहीं उठाया, कोई चीज़ नहीं की। और इसी तरह से याहिया अफरीदी साहब एक फुल कोर्ट मीटिंग भी करके गए हैं और अगली फुल कोर्ट मीटिंग का कह गए हैं कि वो जो है वो करेंगे। तो और फिर वैसे भी इनके पास सोबोटो इख्तियारात नहीं है मंसूर शाह साहब के पास, आईनी इश्यूज के ये केसेस खुद सुन नहीं सकते, किसी के सामने लगा नहीं सकते, तो कोई किसी तरह के मंसूर शाह साहब के पास इख्तियारात नहीं है। लेकिन गो कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन फिर भी मंसूर शाह साहब जब तक कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगले 3 दिन, तो इस निज़ाम के लिए बड़ी परेशानी है। परेशानी यह है कि जो आज जो एक बेंच था जिसमें हाशिम काकर साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं और उनके साथ जो है वो सलाउद्दीन पंवर साहब हैं और इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं, ये 3 रुकनी बेंच जिन्होंने 9 मई के केसेस लगाए। और देखें, बज़ाहिर तो ये था कि बदनीयती के साथ इल्ज़ाम ये लगा कि याहिया अफरीदी साहब इनके पास, इस बेंच के पास बदनीयती से केस लगा कर गए हैं, क्योंकि इस वक्त ना इतनी अदम एतमाद है। इसलिए वजह क्यों है, वजह यह है कि आज थे सुप्रीम कोर्ट में 7 बेंच, और 7 बेंच जो थे वो मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी कौन से 7 बेंच थे। और सवाल यह था कि याहिया अफरीदी साहब ने ये जो केसेस हैं 9 मई के, जब वो गैर मौजूदगी में इमरान खान साहब के, उमर सरफराज चीमा साहब के, एजाज चौधरी साहब के, शेख रशीद साहब और सनम जावेद के, ये केसेस वो इस बेंच के सामने क्यों लगा गए जो 7वें नंबर का बेंच है। और बेंच 1 जो है वो मंसूर शाह साहब, मोहम्मद अली मज़ा साहब, शाहिद बिलाल हसन साहब पे मुश्तमिल है। 2 मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, अकील अब्बासी साहब, ये वो बेंच था। अगर एक केस भी इस बेंच के पास आ जाता, मुनीब अख्तर साहब के पास, आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब के पास, तो फिर जो इन केसेस के साथ होना था डिसीजन में, आज रिमार्क्स तो दिए इन 3 जजेस ने, अब फैसला क्या करते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर अपना ये जो ये बेंच है इसके पास लग जाता तो बहुत खौफनाक फैसला आना था इस निज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें तीनों जो हैं वो आज़ाद और अपने हलफ से वफा करने वाले तगड़े जज हैं। अच्छा, मंसूर शाह साहब के बेंच में क्या मसला है, उसमें 2 जज बैठे हैं, मोहम्मद अली मज़ा साहब और शाहिद बिलाल हसन साहब। मंसूर शाह साहब कोई भी फैसला करना चाहते तो वो 2-1 से अक़लियत में आ जाते, क्योंकि शाहिद बिलाल हसन साहब आईनी बेंच में है और मोहम्मद अली मज़ा साहब भी आईनी बेंच में है। और आईनी बेंच में इस वक्त आने का क्राइटेरिया आपको पता है। बेंच 3 जो है वो जमाल खान मुदखिल साहब, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब पर मुश्तमिल है। इसमें मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को सख्त फैसला करना भी चाहते अगर लग जाता तो साथ जमाल खान मुदखिल साहब को बिठा के गए हैं याहिया अफरीदी साहब। बेंच 4 जो है वो है अतर मिनल्ला साहब, इरफान सादत खान साहब और मलिक शहजाद अहमद खान साहब। ये बहुत तगड़ा बेंच है, लेकिन इसमें नहीं लगा के गए केस।
हालांकि ये भी फौजदारी केसेस जो हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन इनके पास जाहिर अफरीदी साहब ने नहीं लगाया, क्योंकि इसमें जिस तरह के अतर मिनल्ला साहब और मलिक शहजाद अहमद खान साहब बैठे हुए, तो जो इस बेंच ने फैसले देने थे वो इस निज़ाम के लिए बड़े खौफनाक होने थे। उसके बाद बेंच 5 सैयद हसन नजर रिजवी, लेकिन मसला वही, ये इनके साथ बैठी है मुसरत हिलाली साहबा, शकील अहमद साहब हैं। उसके बाद बेंच 6 नईम अख्तर अफगान साहब और शफी सिद्दीकी साहब, अच्छा इनके पास लग भी जाता, कोई इतना मसला नहीं था। बेंच 7 हाशिम खान काकर साहब, सलाउद्दीन पंवर साहब, इश्तियाक इब्राहिम साहब, इनके पास। और 8वां था सरदार तारिक मसूद और मजहर अली खेल साहब, क्योंकि ये रिटायर्ड जजेस हैं और इनको दोबारा पुरानी तनख्वाह पे एक जिस तरीके से काजी ने लगाया, तो बेंच 7 के पास लगा के गए, जो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले सबसे जूनियर जजेस के पास याही अफरीदी साहब लगा कर गए। लेकिन आज जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी, जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने जो कुछ कहा 9 मई के केसों के ऊपर, तो अब परेशानी इस निज़ाम को यह है कि इनके सामने बुध जुमेरात जुम्मा तीनों दिन 9 मई के केसेस लगे हुए हैं, और कल तो इनके पास इमरान खान साहब और यानी आप, क्योंकि तारीख चेंज हो गई होगी जब आप में से कुछ लोग देख रहे होंगे, तो आज यानी जो इनके पास केसेस लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं उमर सरफराज चीमा साहब और इमरान खान साहब के। अब आज हुआ क्या है, जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि हुकूमत के लिए खासी परेशानी है कि अगले 3 दिन क्या होगा। शेख रशीद साहब और सनम जावेद के केस थे, तो पंजाब हुकूमत की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने पेश होकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया है, जिसमें अदालत आलिया ने यानी लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद खान का नाम ही 9 मई 2023 के वाक़यात के हवाले से दर्ज केसेस से खारिज करने का हुक्म दिया है। रिमांड के खिलाफ दरखास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजमा को मुकदमे से बरी कर दिया। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि हुआ ये कि आज मुईज़ तारिक साहब और मियां अली इशफाक साहब पेश हुए सनम जावेद की तरफ से। हुआ यह था कि सनम जावेद की 13वें केस में गिरफ्तारी डाली गई गुजरांवाला में। जब गिरफ्तारी डाली गई तो उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया वहां एटीसी जज ने। एटीसी जज के फैसले को चैलेंज कर दिया मियां अली इशफाक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में असद जावेद घुराल साहब के पास वो केस लग गया और साथ उनके थे अली ज़िया बाजवा साहब। उस बेंच ने इसको सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने जो है वो एक गवाह जो रखा है, उसमें वो जो एक करीम नामी गवाह था, उसके हुआ ये था, उसके इतराफी बयान पर सनम जावेद को जो है वो नामजद किया गया 1 साल बाद। अच्छा, वो एक नहीं 1.25 साल बाद, 1 या 1.25 साल बाद हुआ। उसमें यह था कि एक मुलजिम जो है वो 1 साल तक इश्तिहारी रहता है 9 मई में, 1 साल बाद वो गिरफ्तारी देता है, गिरफ्तारी देके वो जेल जाता है, जेल से 20 दिन बाद वो आके और सनम जावेद के खिलाफ वादा माफ गवाह बनता है कि जी वो सनम जावेद भी वहां पे प्लानिंग वालों में शामिल थी और आलिया हमजा भी शामिल थी बनी जमान पार्क में। तो उस के बयान के ऊपर, उस वादा माफ गवाह के बयान के ऊपर सनम जावेद को मुलविस करके और गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसमें फिर यह हुआ कि मियां अली इशफाक साहब पेश हुए थे, बड़े जबरदस्त दलाइल दिए थे। अदालत ने फैसला दिया था कि हम सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि वो जो वादा माफ गवाह है, या तो आप उसको मुकम्मल माफ कर देते, उसके बाद आप उसको छोड़ देते, आप तो दोबारा उसको जेल में ले गए। दूसरा यह कि 1 साल बाद आपको याद आया और 1 साल वो इश्तिहारी रहा है, आपकी बदनीयती है। और फिर जिस तरह से आपने पहले 12 गिरफ्तारियां की हैं, लाहौर के केसेस में, मियां वाली के केसेस में, सरगोदा के केसेस में और आप गुजरांवाला के केसेस में, तो उन्होंने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। उस फैसले को असद जावेद घुराल साहब और अली ज़िया बाजवा साहब के केस को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो हाशिम खान काकर साहब ने इस पर कहा कि इन केसेस में तो चीफ जस्टिस याही अफरीदी की सरबराही में बेंच ने हदायत जारी किए हैं कि 4 माह में फैसला किया जाए। आप ये मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं? जिसमें जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया और मुलजमा को बरी किया। जस्टिस हाशिम काकर साहब ने कहा कि मेरे इस हवाले से फैसला मौजूद है कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अगर हाई कोर्ट को कोई खत भी मिले कि नाइंसाफी हो रही है तो वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। अगर नाइंसाफी हो तो उस पर अदालत आंखें बंद नहीं कर सकती। अदालत के इख्तियारात है कि अगर ऐसे केसेस बनाए जाते हैं तो अदालत उन केसेस को खत्म कर दे। लगता है कि हाई कोर्ट में बहरहाल ये हुक्म जो है वो गुस्से में लिखा है कि जो कुछ आप कर रहे थे उस पर उन्होंने गुस्से में ऑर्डर लिखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा इस मामले पर नुक्ता नजर क्लियर है, मेरा फैसला वो आप पढ़ लें। अच्छा, जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब ने कहा, ये जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब का मैं आगे बताता हूँ, हसनात मलिक साहब ने और अहमद अदील सरफराज ने इनके ऊपर क्या कहा है। तो जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब 9 मई के केसों में प्रोसिक्यूटर हैं। उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस का इख्तियारात, आज खुद नोटिस लेने के इख्तियार इस्तेमाल किए जो कि वो नहीं कर सकते। सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि फौजदारी नजरसानी में हाई कोर्ट के पास तो आज खुद नोटिस के इख्तियारात भी होते हैं, जबकि सेशन जजेस भी हाई कोर्ट के हासिल इख्तियारात जो हैं वो इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। सनम जावेद खान के जो वकील हैं मियां अली इशफाक साहब और मुईज़ तारिक साहब, उन्होंने बताया कि हमने हाई कोर्ट में जिस्मानी रिमांड के साथ बरियत की दरख्वास्त भी दायर की थी। जस्टिस हाशिम खान काकर का कहना था कि अगर किसी मुलजिम के बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हों तो हाई कोर्ट मामले का नोटिस ले सकती है।
जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का कहना था कि नजरसानी में हाई कोर्ट के पास आज खुद नोटिस का इख्तियार मौजूद होता है। सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत के वकील को एक सेक्शन का 439 वो पढ़े। उसके बाद जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने जो पंजाब हुकूमत के वकील हैं उनसे इस्तफसार किया कि आपको 1 साल बाद याद आया कि मुलजिमा ने जुर्म किया है। सनम जावेद ने जस्टिस हाशिम काकर साहब का कहना था कि शरीक मुलजिम जो था करीम, उसके एतराफ़ी बयान की कानूनी जो हैसियत है वो आपको भी मालूम है कि उसकी क्या कानूनी हैसियत है। इस केस में जो कुछ है बस हम कुछ ना ही बोले तो ठीक है। जस्टिस हाशिम काकर का कहना था कि हाई कोर्ट का जज अपने फैसले में ज़ाहिर है वो बहुत आगे चले गए क्योंकि वो सारा कुछ देख रहे थे जो कुछ हो रहा था और उन्हें गुस्से में फैसला दिया। तो हम कह देते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। उसके बाद जस्टिस हाशिम काकर साहब ने पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरा मुफ्त मशवरा है कि आप जो है वो जो 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का फैसला है उसी के ऊपर इत्तफाक करें। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें टाइम दे दें फैसला पढ़ने का। जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब ने उन्होंने उनको टाइम दे दिया। उन्हें कुछ और हम डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा है कि हम मुख्तसर तारीख दे देते हैं लेकिन आइंदा आपको एडजर्नमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे शेख रशीद साहब का केस, तो वो जो राजिक साहब हैं सरदार राजिक साहब जो वकील हैं शेख रशीद साहब के वो पेश हुए। तो जो पंजाब हुकूमत की वकील हैं जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने कहा कि हमें तारीख दे दें क्योंकि हम मजीद जो कुछ शवाहिद हैं वो आपके सामने रखना चाहते हैं। और ये कितने दिन बाद कह रहे हैं? 714 दिन गुजर गए 9 मई को और 714 दिन बाद कह रहे हैं कि हमने मजीद शवाहिद रखने हैं तो आप हमें टाइम दे दें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाशिम खान काकर साहब जो बेंच की सप्लाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शेख रशीद कई बार MNA रह चुके हैं, बूढ़े आदमी हैं, उनके खिलाफ आप क्या शवाहिद अदालत में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने पंजाब हुकूमत के वकील को कहा कि आप रियासत हैं, रियासत माँ बाप की तरह होती है, आप गुस्सा ना करें। और वकील से भी जरा वो गुस्सा कर रहे थे, उन्होंने कहा गुस्सा ना करें, आप हमसे बात करें, जो दलाइल हैं वो दें। उन्होंने कहा कि आपने 1 साल बाद शेख रशीद का नाम मुकदमे में दर्ज किया है तो कल को आप क्या मेरा या किसी और का भी नाम शामिल कर देंगे 9 मई में। उन्होंने हाशिम काकर साहब ने कहा कि आसमान गिर जाए या जमीन फट जाए कानून के मुताबिक काम होगा। और उन्होंने कहा कि सीनियर वकील मौजूद है मेरी अदालत में, आपने कभी दोबारा तारीख नहीं मांगनी, कभी इल्तवा नहीं मांगना। इल्तवा केस में एक ही सूरत में मांगा जा सकता है हमारी अदालत में, या जज मार जाए या वकील मार जाए या मुलजिम मार जाए, इसके अलावा नहीं। तो उसके बाद हाशिम काकर साहब ने कहा कि 1 हफ्ते में केस दोबारा मुकर्रर होगा, आइंदा आपको किसी तरह की जो है वो कोई भी तारीख जो है वो नहीं दी जाएगी। अब आ जाए इस बात पर कि इस पे हसनात मलिक साहब, अहमद अदील सरफराज साहब ने जो गुफ्तगू की है वो जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूं। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि अब इस निज़ाम को परेशानी यह है कि अगले 3 दिन में कोई बड़ा फैसला ना दे दें, ये ऐसा फैसला ना दे दें 9 मई के वाले से ऑब्जर्वेशन भी आएंगी, ज़ाहिर है फैसला दें या ना दें, वो जो उनकी ऑब्जर्वेशन आ रही है, रिमार्क्स आ रहे हैं ना, वो रिमार्क्स भी इस निज़ाम पर बड़े भारी पड़ रहे हैं। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी केसेस की महारत रखने वाले जजेस आज 9 मई के मुकदमात पर हंस रहे थे कि ये कैसे केसेस बनाए गए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 150 से ज्यादा केसेस में 2 लाख रुपए फी केस के हिसाब से उस वकील को बतौर प्रोसिक्यूटर एंगेज किया है जो पहले साइफर केस में भी हुकूमती वकील था और हुकूमत इमरान खान से केस हार गई थी। ये करोड़ों रुपए अवाम के टैक्स के पैसों से अदा किए जा रहे हैं। ये जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब साइफर में भी हुकूमत के वकील थे, केस हार गए इमरान खान से, अब फिर इनको वकील किया गया। 150 से 200 अपीलें हैं सुप्रीम कोर्ट में, हर केस में 2 लाख रुपए इनको दिए जा रहे हैं। मतलब यार याहिया अफरीदी साहब की अदालत में जो केस है उसमें भी अब 2 लाख दे रहे थे इसको। मतलब याहिया अफरीदी साहब के होते हुए आपको कोई मसला है नून लीग को कि उनकी अदालत में भी आप 2 लाख रुपए फी केस के हिसाब से बंदा जो है वो इंगेज कर रहे हैं अवाम के टैक्स के पैसों से। उसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने हुकूमत की आदतें बिगाड़ दी हैं। 9 मई केसेस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी एक सिविल जज के तौर पर चल रहे थे कि आज कॉपियां नहीं है तो तारीख, आज हुकूमती वकील को खांसी आ रही है तो तारीख, हर समाज पर किसी न किसी गैर अहम वजह पर तारीख दे देते थे। इसलिए आज भी हुकूमती वकील जस्टिस हाशिम काकर की अदालत में तारीख मांग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केसेस माह रमजान में लगे तो हुकूमती वकील जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने तैयारी के लिए 1 हफ्ता मांगा, लेकिन याहिया अफरीदी ने उससे लंबा टाइम देते हुए कहा कि इजी रहे, हम ईद के बाद इन केसेस को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि माह रमजान में 1 हफ्ता मांगा था, अब ईद गुजरे हुए भी 20 दिन हो गए, केस लगा तो फिर भी ये तैयारी का टाइम मांग रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हसनात मलिक साहब ने कि पूरा पंजाब में सरकारी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मौजूद है, उसके बावजूद आपने एक वकील को प्राइवेट एंगेज करके 2 लाख रुपए फ्री केस दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब यह भी हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब आके और इन जजेस से केस ट्रांसफर कर लें कि ये तो हुकूमत के हवाले से ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं और याहिया अफरीदी साहब इस वक्त नून लीग के खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देते, नून लीग कुछ भी कर दे याहिया अफरीदी साहब उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हाशिम काकर और फिर हसनात मलिक साहब ने कहा कि ये जो फौजदारी मुकदमात क्रिमिनल केसेस के माहिर जजेस ने
जो आज 9 मई के केसेस का हशर कर दिया है, उसके बाद हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब इनसे केस सिविल जजेस के पास ट्रांसफर कर दें, क्योंकि सिविल जजेस को कोई क्रिमिनल चीजों का पता नहीं होता। तो याहिया अफरीदी साहब उनके पास ना उनको पता चलता है तो सिविल जजेस के पास लगा दें, सिविल मुकदमात सुनने वाले जो जजेस हैं, जो एक्सपर्ट हैं सिविल के, उनके पास लगा दें। उसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि 9 मई के केसेस में आज हुकूमत को सरप्राइज मिला, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालत ये समझकर पेश हुए, लेकिन जजेस का रवैया वो नहीं था, क्योंकि आज जो 9 मई के केस सुनने वाले जज थे वो क्रिमिनल केसेस के माहिर हैं, वो याहिया अफरीदी नहीं है। और उसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि कल एक हुकूमती शख्सियत ने हमें कहा कि जो कुछ अदलिया के साथ हो रहा है वो गलत है, और उस शख्सियत का कहना था कि लोग अदालतों से मुकम्मल मायूस हो गए तो अदालतों में आने के बजाय खुद ऐसे इकदाम लोग करेंगे जिससे रियासत को नुकसान होगा। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के साथ जो कुछ किया गया है, ये सब करने वाले शॉर्ट टर्म मफादात देख रहे हैं, इमरान खान को जहन में रख के अदलिया को तबाह कर रहे हैं, लेकिन लोगों की अदालतों से मायूसी बढ़ रही है और इसके लॉन्ग टर्म खौफनाक इंकशाफात होंगे। अहमद अदील सरफराज साहब कहते हैं कि 9 मई केसेस में कुछ ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स ने बहुत अहम सवालात उठाए हैं, लेकिन जब यह मामला याहिया अफरीदी साहब के सामने आया तो उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, इसलिए सरकार मुतमईन है कि सुप्रीम कोर्ट से वो जो चाहें वो फैसला ले सकते हैं। और अहमद अदील सरफराज कहते हैं कि कुछ जजेस बहुत फिक्रमंद हैं कि जो कुछ काजी फाइजी और जस्टिस याहिया अफरीदी ने कर दिया है उससे अदलिया को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। जो इख्तियारात उन्होंने सरेंडर किए हैं वो वापस लेना अब आसान नहीं है। तो अब हुकूमत के लिए ये परेशानी है कि इमरान खान के केसेस हैं और केसेस हैं, अगले 3 दिन तो और ऑब्जर्वेशन आएंगी, और मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशन से और कुछ नहीं होगा, तो एक नैरेटिव बनता है। अब आप देखें आज सुबह से सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे इन जजेस के रिमार्क्स जो है वो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। बाकी जाहिर है अलीमा खान साहब और बाकी चीजें भी हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक ही चीज डिस्कस हो रही है, और आज इन जजेस की पॉजिटिव क्रेडिबिलिटी बनना बहरहाल शुरू हुई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।